Hello students, we are going to start part number 4 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम क्या है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका मतलब है सेल। तो देखिए इसमें हम यहाँ से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल्स के पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे अभी हम। सबसे पहले देखिए आपका क्या है सेल ऑर्गेनल्स में, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये सारे क्या है सेल के ऑर्गेनल्स हैं। अब वन बाय वन करके इसके बारे में हम इनके कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये आपका एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर आपको सेंटर के अंदर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस, और सेंटर के बाहर जो वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये पूरा हमारा न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, और ये बाहर वाला कौन सा हिस्सा है, क्या बोला जाता है इसको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ये, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है? सेल की ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं जिसको हम। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनल्स है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद है आपका यहाँ पे राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा आपका है गोल्गी एपरेटस। तो ये सारे क्या हैं? हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। तो वन बाय वन करते हैं इसके ऊपर बात हम। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है, फर्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं अभी, इसके अंदर क्या है? नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट है यहाँ पे। किसकी फॉर्म में है? जो ट्यूब्स है हमारी मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये क्या बनाती हैं, किसकी तरह नजर आती हैं ये? दे लुक लाइक आ ओब्लोंग बैग। बैग को ही हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। मतलब जो ट्यूब प्रेजेंट है ये किसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है? यहाँ पे बैग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों बोला जाता है और स्मूथ क्यों बोला जाता है उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए रफ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स, जो कि किसके सरफेस के साथ अटैच रहते हैं? वो अटैच रहेंगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? रफ सरफेस होने की वजह से उसको बोल दिया जाएगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्ट्रक्चर अभी मैं इसका रफली ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के साथ अटैच रहती है आपकी ER, ये दिख रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर ही क्या होगा? आपका रफ भी होगा और स्मूथ भी होगा। जहाँ पे आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे आपको डॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं वो क्या है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक है जिसको हम RER बोलते हैं, और जहाँ पे आपको डॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं इसको हम SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER का क्या फंक्शन है? जैसे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, दे आर अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब जो राइबोसोम्स हैं वो किसका सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। और जो आपका SER है वो किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है आपके लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प। तो आप बोल सकते हो एक तरह से कि RER का काम क्या है? लिपिड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्या काम है? लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और जैसे कि आपको याद होगा जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया था पिछली वीडियो के अंदर, तो आपको मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन की। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि RER या SER दोनों मिलके क्या काम करते हैं? दोनों मिलके करते हैं मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कहीं से रप्चर हो गई है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करनी है तो वहाँ पे काम कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने के लिए वहाँ पे काम करेगा आपका ER। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
प्रोटीन और लिपिड हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब दूसरा फंक्शन क्या है? एक फंक्शन तो कर चुके हो आप, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन देखिए आप यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन हुई है ईआर के अंदर, वो लिपिड और प्रोटीन एज अ एंजाइम्स भी बिहेव करते हैं, एज अ हॉर्मोन्स भी बिहेव करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं वो? एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह। जो लिपिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है आपके किसके अंदर? आपके आरईआर और एसईआर के अंदर। तो इनके जो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स जो फंक्शन करेंगे लिपिड और प्रोटीन, तो वो क्या होगा, हमारे सेल के जो अलग अलग फंक्शनिंग है उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। मतलब एंजाइम्स का अपना काम होता है। एंजाइम्स क्या काम करते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाना है तो एंजाइम्स क्या करते हैं? उसको फास्ट करवा देते हैं उस रिएक्शन को। मान लिया कि एक रिएक्शन को होने में लगेगा हमारे 20 दिन, और एंजाइम क्या करेगा? उसको फ्यू इन सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करवा देगा। तो ये काम होता है एंजाइम्स का। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको क्या करवाएंगे? फास्ट करवाएंगे। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उसके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारे हॉर्मोन्स। जैसे कि हमारा मूड स्विंग हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है? वो हॉर्मोन्स की वजह से। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? हॉर्मोन्स की वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हॉर्मोन्स और एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। कौन? आरईआर और एसईआर। अब उसके बाद जो ईआर का जो अपीयरेंस है वो अलग अलग सेल के अंदर क्या है? अलग अलग है। क्योंकि देखो आरईआर और एसईआर तो आपके नर्व सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, आपके स्किन सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, तो उनके अंदर उनकी जो अपीयरेंस है आरईआर और एसईआर की वो क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? नेटवर्क सिस्टम के अंदर। और फंक्शन देखिए इसका क्या है? और ये क्या करता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अगर न्यूक्लियस से किसी चीज़ को साइटोप्लाज्म के अंदर भेजना है और साइटोप्लाज्म से किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ गई है न्यूक्लियस को, तो उसके बीच में एक कनेक्टिव चैनल का काम करेगा ये, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। कौन? ईआर। किसके बीच में? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में। इसके अलावा और एक और फंक्शन है ईआर का, वो क्या है कि जो हमारे कई सारे वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर क्या होती है? बैकबोन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। जैसे कि हम भी वर्टिब्रेट हैं, हमारे अंदर भी बैकबोन है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या करते हैं? जो ईआर है वहाँ पे जो लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर क्या करवाएगा ये? जो भी अगर हमने मान लिया कोई टॉक्सिक खा लिया है या फिर कोई ड्रग्स वगैरह ले ली है, तो उसकी टॉक्सिसिटी को ईआर क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसका एक फंक्शन और क्या हो गया? डिटॉक्सिफाइंग द, किसको डिटॉक्सिफाइंग करेगा ये? पॉइजन्स को और ड्रग्स को। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें से ज़्यादातर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ईआर। तो ये हमने क्या किया है सारा? ईआर का फंक्शन। प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं और कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं। किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। और क्या काम है इनका? बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करते हैं, एज अ हॉर्मोन्स और एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। और लास्ट फंक्शन क्या किया हमने? डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स और पॉइजन्स को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये किसका काम है? स्पेशली ये काम है एसईआर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे आपको नजर आएगा अभी प्लांट सेल का डायग्राम। अब प्लांट सेल के डायग्राम में क्या है? आपको यहाँ पे सबसे बाहर देखिए, आपको जो चेक कीजिए, यहाँ पे सबसे बाहर आपकी होगी सेल वॉल, फिर उसके अंदर होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा आपका साइटोप्लाज्म। और ये कौन सा हिस्सा है? न्यूक्लियस है प्लांट का। और जो आपको इतना बड़ा साइज ये नजर आ रहा है, ये क्या है? प्लांट का फूड वैक्यूल, जिसको हम वैक्यूल भी बोलते हैं। क्या है ये? वैक्यूल है। और जो वैक्यूल का साइज है वो किसके अंदर बड़ा होता है? प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स के जो सेल साइज है वो क्या होगा? बड़ा होगा, इसलिए वैक्यूल का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। और इसके अलावा प्लांट को बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वैक्यूल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये प्लांट सेल है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनली है, वो चेक कीजिए कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि प्लांट्स को क्या करना पड़ता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना पड़ता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ये आपका।
अभी नेक्स्ट आपकी सेल ऑर्गेनेली कौन सी है, गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी एपरेटस है इसकी जो डिस्कवरी है कैमिलियो गोल्जी जो कि साइंटिस्ट का नाम है उन्होंने की थी, और उसके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है सेल ऑर्गेनेली का, गोल्गी। और गोल्गी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैट सैक्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। और वेसिकल्स को अगर हम एक के ऊपर रखें पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर तो उस इकट्ठे वेसिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, स्टैक ऑफ वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे गोल्गी एपरेटस का, इसके अंदर क्या है, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स को फ्लैटेंड सैक्स भी बोलते हैं। और जब ये इकट्ठे रखे जाएंगे एक पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर तब उसको इकट्ठों को क्या बोल दिया जाएगा, सिस्टर्न्स बोल दिया जाएगा। जैसे हम प्लेट रखते हैं ना घर पे, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, तो जो प्लेट की अरेंजमेंट है, जो पैरेलल अरेंजमेंट है, एक सिंगल प्लेट है तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेसिकल बोल देंगे। बात कर रहे हैं हम गोल्गी के केस में, अगर गोल्गी की हम एक ने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ले ली है तो उसको क्या बोल देंगे, वेसिकल बोल देंगे। और अगर बहुत सारा ग्रुप है हमारे वेसिकल्स का तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। और कई जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ जुड़ जाती है, गोल्गी एपरेटस के साथ जुड़ जाती है और एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। दिख रहा होगा आपको एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा, कनेक्शन होगा किसका, आपके ईआर का, किसके साथ, आपके गोल्गी एपरेटस के साथ। अब फंक्शन क्या है आपका, जो गोल्गी एपरेटस है, एक तो क्या करेगी, ये स्टोरेज करती है। किसी चीज़ को अगर स्टोर करना है तो स्टोरेज का काम क्या है, सैक्स होते हैं, सैक मतलब एक तरह के थैले हैं, पाउचेज हैं। किसी चीज़ को स्टोर करना है तो गोल्गी एपरेटस स्टोर करेगी, पैक करेगी प्रोडक्ट्स को, और इसके अलावा मॉडिफिकेशन करेगी। जब ज़रूरत होगी तो ये क्या कर देगी, किसी चीज़ को अगर दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये मॉडिफिकेशन का काम भी गोल्गी एपरेटस परफॉर्म करती है। जैसे देखिए किस चीज़ का मॉडिफिकेशन, जैसे कि बॉडी के अंदर ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स शुगर की और प्रेजेंट है आपके सेल के अंदर सिंपल शुगर, तो मॉडिफिकेशन में क्या करेगी गोल्गी एपरेटस, कॉम्प्लेक्स शुगर बना देगी, किससे, सिंपल शुगर से। तो ये क्या था, फंक्शन था आपका किसका, गोल्गी एपरेटस का। क्या क्या फंक्शन किए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन करना, स्टोरेज करना, पैकेजिंग करना और क्या करना, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाना, कहाँ से, सिंपल शुगर से। इसके अलावा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि गोल्गी एपरेटस परफॉर्म करती है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम क्या है, एक दूसरी सेल ऑर्गेनेली है जिसकी फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में करेंगे, क्या है, इससे पहले एक बार आप ये पढ़ लेंगे सारा। ये है आपका कैमिलियो गोल्गी की पूरी हिस्ट्री बता रखी है, कब उनका बर्थ हुआ, कहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन की, कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया और कब इन्होंने जो गोल्गी एपरेटस है, जो सेल ऑर्गेनेली है, उसकी स्टडी की, डिस्कवरी की, तो उसके बारे में पूरा आपको ही बताया गया है। एक बार रीड कर लेंगे आप इसको सारा। अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारी, वो क्या है, लाइसोसोम्स है। और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर थैले हैं। थैले किस चीज़ के हैं, मेम्ब्रेन से बने हुए पाउचेस हैं, सैक्स हैं, और उन पाउचेस के अंदर क्या फिल रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किस चीज़ के डाइजेशन, डाइजेशन जो भी सेल के लिए वेस्ट है उसके डाइजेशन करेंगे आपके लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। आपको पता है आरईआर क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ एंजाइम्स भी बिहेव करते हैं, एज अ हार्मोन्स भी बिहेव करते हैं। तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करेगा, आरईआर। और लाइसोसोम्स का काम क्या है, एक तरह से वेस्ट को डिस्पोज करना, जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर उसको क्या करना, ख़त्म करना, और सेल को क्या रखना, साफ़ सुथरा रखना। और जो भी बाहर से, जैसे मान लिया हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर चला गया है बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एलर्जिक पार्टिकल चला गया है, फूड चला गया है ऐसा जो हमारे लिए एलर्जी का काम कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, लाइसोसोम्स क्या कर देगा, उन सब्सटेंस के ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा, और डाइजेस्टिव जूस उनको क्या कर देंगे, उनको डाइजेस्ट कर जाएंगे। एक तरह से सेल को क्या किया जा रहा है, क्लीनिंग करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, और जो लाइसोसोम्स हैं आपके, वो इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम हैं कि वो किसको ब्रेक कर सकते हैं, हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को, हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को। और
अगर मान लिया हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, मतलब कोई सेल अपनी एक्टिविटी कर रहा है और एकदम से वो काम करना बंद कर दे, तो उस टाइम पे सेल क्या है, एक तरह का वेस्ट ही है हमारी बॉडी के लिए। तो उस टाइम पे जो लाइसोसोम्स है वो क्या करेंगे, जो सेल एक वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे ये, उस सेल को ही खत्म कर देंगे ये। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो आपका लाइसोसोम्स है उसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। मान लिया सेल है ये आपका एक, जैसे ये सेल ले लिया हमने, इसके अंदर सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, काम करना छोड़ दिया है सेल ने, तो सेल के अंदर खुद के अंदर क्या है, लाइसोसोम है। तो जब उसको ये लगेगा कि सेल काम नहीं कर रहा है तो इसमें से एंजाइम्स को बाहर निकाल देगा, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे और पूरे सेल को ही क्या कर देंगे, वो डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये भी क्या है आपका एक तरह का फंक्शन है आपके लाइसोसोम्स का, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ये लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली है जिसका काम है, जिसको कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। हर एक सेल के अंदर क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि सेल क्या कर सके, अपने फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी की सिंथेसिस करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक बाहर वाली लेयर है और एक क्या है, अंदर वाली लेयर है। जो बाहर वाली लेयर है वो पोरस होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर वाली लेयर है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, फोल्डिंग फॉर्म्स के अंदर, मतलब फोल्डिंग होती है। जैसे कि अभी ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको ये, जैसे कि ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये तो बाहर वाली लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको हम, और ये अभी फोल्डिंग की फॉर्म में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की। और जो ये फोल्डिंग्स फॉर्म है ये किस लिए है, फोल्डिंग्स फॉर्म, ताकि जो एनर्जी बनानी है इस सेल ऑर्गेनली को वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सके इस एनर्जी को, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सके। और जो एनर्जी की फॉर्म है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है वो क्या है, एटीपी है। और एटीपी की फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके अलावा एनर्जी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बॉडी के अंदर कोई भी यूज़ है आपका, कोई भी नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन करनी है या सेल को कोई भी मैकेनिकल वर्क करना है, हर तरह के काम को करने के लिए बॉडी के सेल्स को किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। और वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाएगा, वो करवाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपकी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, पावर हाउस है ये सेल का। और सबसे स्ट्रेंज जो चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस ऑर्गेनली की, वो क्या है, इसके अंदर अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपना खुद का इसके अंदर प्रोटीन्स भी होता है, जो कि किसी और सेल ऑर्गेनली के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या है इसके अंदर स्ट्रेंज, क्या है, एक तो इसके अंदर खुद का क्या है, डीएनए है, और खुद का क्या है इसका राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स किसके फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, हम एक स्ट्रेंज ऑर्गेनली भी बोलते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनली और भी है जो स्ट्रेंज है, और जो कि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और उसका नाम क्या है, प्लास्टिड है। क्या नाम है उस स्ट्रेंज ऑर्गेनली का, इसका भी खुद का डीएनए है और खुद का क्या है, राइबोसोम्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनली। उसके बाद देखिए प्लास्टिड, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल है वो ओनली प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में ही मिलती है ये। और जो प्लास्टिड है ये दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है क्रोमोप्लास्ट जिसको हम कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं, और दूसरे का नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम कलरलेस प्लास्टिड या वाइट प्लास्टिड भी बोलते हैं। अब काम क्या है क्लोरोप्लास्ट का, और जो क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो, जो क्रोमोप्लास्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इफ क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल देन इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट है हमारी, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है इस सेल ऑर्गेनली के अंदर, और जो कि किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन को स्टोर करना, मतलब एक तरह से स्टोरेज का काम करते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट। किस चीज़ का स्टोरेज, स्टार्च का स्टोरेज,
ऑयल का स्टोरेज, प्रोटीन का स्टोरेज। और जो आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो किसके साथ मैचिंग में है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही स्ट्रक्चर है। लेकिन जहाँ पे हम उसको सिस्टर्न्स बोलते हैं, जो पाउचेस हैं आपके, जो बैग्स हैं, यहाँ पे क्या बोला जाता है, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके वो पाउचेस, वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट। और एक आपको बताई चुकी मैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर क्या है आपका, खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, एक तरह से स्टोरेज सैक है, मतलब एक तरह से स्टोर करने का, किसी चीज़ को स्टोर करने का एक थैला है ये, जो किस चीज़ को स्टोर कर सकता है, सॉलिड को भी स्टोर कर सकता है और लिक्विड को भी स्टोर कर सकता है। हमारे प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या साइज में डिफरेंस है वैक्यूल्स का। प्लांट का अंदर आपको पता है वैक्यूल का साइज़ बड़ा है, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लांट के जो सेल हैं उसका साइज़ बड़ा होता है और उनको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। और एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल है उनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। और अगर हम बात करें पूरे सेल की, तो पूरे सेल के जो 50 से 90% तक जो वॉल्यूम है उसको कौन ऑक्यूपाई करता है, उसको ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। मतलब अगर पूरे सेल की बात की जाए तो उसके 50 से लेकर 90% हिस्से के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका वैक्यूल। जैसे कि ये मान लिया यहाँ तक आपका क्या प्रेजेंट है, ये पूरा वैक्यूल है, और साइड में आपका न्यूक्लियस और जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं वो प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अभी फंक्शन बताया गया है किस किस चीज़ का स्टोरेज करता है, किस में हेल्प करता है वैक्यूल। एक तो जो वैक्यूल है उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं सेल सैप। और सेल सैप क्या काम करेगा, प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट सेल्स को। इसके अलावा आपका जो प्लांट सेल है, जो वैक्यूल है, उसके अंदर क्या क्या स्टोरेज होता है, स्टोरेज चीज़ देखिए क्या क्या होंगे उसके अंदर। एमिनो एसिड स्टोर होंगे, शुगर स्टोर होगा, कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड स्टोर होंगे, और क्या स्टोरेज होगी, प्रोटीन्स की स्टोरेज। तो यहाँ पे आपका प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल क्या करता है, एक तरह से स्टोरेज सैक का काम करता है। अब हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या है, एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जब ये खाना खाएगा, मतलब खाना जो अब बाहर से ऑब्टेन करेगा, तो उस टाइम पे टेम्परेरी स्टमक फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। और जैसे ही खाने का डाइजेशन होगा तो जो टेम्परेरी इसका स्टमक फॉर्मेशन हुआ था जिसको हमने फूड वैक्यूल बोला था, वो अपने आप से रिमूव हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या है, एक स्पेशल रोल है वैक्यूल्स का, जो कि वेस्ट को बाहर निकाल देंगे सेल से। नेक्स्ट उसके बाद है आपका, ये सारा हमने फंक्शन किया है किसका, सेल ऑर्गेनल्स का। इसके अलावा अब लास्ट जो टॉपिक आपका बचा हुआ है वो है आपका सेल डिवीज़न। जैसे कि आप जानते हो पुराने सेल क्या करते हैं, नए सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। हमने स्टार्टिंग में किया था ना, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, वर्चो साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में हमें, कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन, सेल डिवीज़न में होता क्या है, सेल डिवीज़न में एक्चुअली दो प्रोसेस है हमारे पास। एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। और ये सेल डिवीज़न होता किस लिए है, मान लिया कि कोई सेल इंजरी हो गई है, सेल हमारा डेड हो गया है, या कोई सेल ओल्ड हो गया है, या हमारी बॉडी को ग्रो करना है, तो उस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, नए सेल्स की ज़रूरत है। और नए सेल्स बनेंगे कैसे, बाय द सेल डिवीज़न प्रोसेस। सेल डिवीज़न प्रोसेस से नए सेल्स बनेंगे। और कौन से दो प्रोसेस बोले हैं हमने अभी, माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी डायग्राम से चेक करते हैं माइटोसिस के अंदर क्या होगा और मियोसिस के अंदर क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे माइटोसिस प्रोसेस, माइटोसिस के अंदर जो आपको सामने सेल नजर आ रहा है, जो सिंगल सेल आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट सेल। और जो इस पेरेंट सेल से दो आपको नए सेल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स कितने नजर आ रहे हैं आपको, दो नजर आ रहे हैं। और पेरेंट सेल आपको कितना नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है। अब देखो मान लिया हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो गया है, तो तब क्या होगा, हमारा पेरेंट सेल क्या करना शुरू कर देगा, डिवीजन करना शुरू कर देगा, और वो क्या बना देगा, नए सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा। और नए सेल्स को क्या नाम बोला हमने, डॉटर सेल। और एक इसके अंदर क्या है, जो माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और आपको पता ही होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर।
न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और माइटोसिस के टाइम पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल के अंदर और पेरेंट सेल के अंदर वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की 1 2 3 4 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल के अंदर। डॉटर सेल के अंदर काउंट कीजिए आप 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं पेरेंट सेल के अंदर और डॉटर सेल के अंदर हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जब सेल डिवाइड होगा किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर किसी के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, सेल्स बनाने के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है, कुछ अलग नजर आया आपको इसको, देखिए क्या अलग है यहाँ पे। वहाँ पे एक पेरेंट सेल से बने थे हमारे पास 2 डॉटर सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पेरेंट सेल से हमारे पास कितने डॉटर सेल आए हैं, 4 डॉटर सेल। और पेरेंट सेल क्या था, एक ही था, और डॉटर सेल कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। तो जब भी आपका एक डॉटर सेल एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल बनाए, 4 डॉटर सेल बनाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, मियोसिस। क्या बोल देंगे उसको, मियोसिस। अब इसके अंदर क्या चेंज है माइटोसिस के कंपैरिजन में, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल के अंदर और जो डॉटर सेल है उनमें डिफरेंस आ जाता है। कैसा डिफरेंस, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे आपके पेरेंट सेल के अंदर उससे एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लिया मेरे को 4 पेरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं और डॉटर सेल में देखिए आप कितने क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो हर एक डॉटर सेल के अंदर मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं। और पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे, 4 क्रोमोसोम्स थे। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली हाफ हो गए हैं डॉटर सेल्स के अंदर इन कंपेरिजन टू द पेरेंट सेल। तो यही होता है हमारा मियोसिस प्रोसेस। और दोनों प्रोसेस से होता क्या है, सेल का डिवीजन। एक सेल से 4 सेल बने हैं मियोसिस में, और माइटोसिस में क्या हुआ था, एक सेल से कितने सेल्स की फॉर्मेशन हुई थी, वहां पे 2 सेल्स की फॉर्मेशन।